हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया है। देखिए, जैसे फिजिक्स का हम सब लोग क्या किए थे, एक झलक के अंदर जितना मेन टॉपिक था वो कवर कर लिए थे। उसी तरह से हम क्या करेंगे आज, रसायन विज्ञान जो आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये यूपी पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम जो आपका 27 से 30 के बीच में होने वाला है। 27 और 30 में, आज 27 तारीख है जिसका एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। यानी अच्छे से हम जानते हैं, करके आइएगा। ठीक। और ये बायो ग्रुप का यानी जो 29 का पेपर होने वाला, बायो ग्रुप जो यानी बायो ग्रुप मतलब क्या होता है, जो आपका फार्मेसी के लिए है उनका 29 का एग्ज़ाम होने वाला 29 को। ठीक। और यानी 28 29 30 की, यानी ये जो पेपर होने वाला है उनके लिए क्या होता है, ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, फिजिक्स उनको लिए करा दिया गया था, इनके लिए है। ठीक। देखिए, आप यदि प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखें, यानी प्रीवियस क्वेश्चन 2020 यानी 20 का, 21 का, 20 का, 19 का, 18, 17, ये सब सारा पेपर आप करके एग्जाम में जाइएगा। इससे आपको क्या मिलेगा, एक क्लू मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन को पुटअप करना हो, कितने समय में हम क्या करें, उसे कितने समय में कर देते हैं। ठीक। इससे आपको क्या एक व्यू मिलेगा कि किस तरह से आप क्वेश्चन आता है, इन पिछले साल में कैसा आया है, उसी तरह से। ठीक। अब यहाँ से लिखा एक झलक, मतलब क्या होता है, जो मेन पॉइंट है उसे हम क्या करेंगे, थ्योरी के जरिए समझेंगे। जैसे यस ब्लॉक क्या है, उसमें कौन सा यानी कौन से एलिमेंट हैं, क्या प्रॉपर्टी हैं। उसके बाद डी ब्लॉक के क्या कौन से तत्व हैं, कौन सा एलिमेंट है और क्या प्रॉपर्टी। ऐसे करके क्या करेंगे हम, परमाणु यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, घात क्या होता है, यानी उस पर कितना पावर होता है और कितना द्रव्यमान होता है, उस पर आवेश कितना होता है, ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे करके हम क्या करेंगे, पूरी फिजिक्स यानी केमिस्ट्री को क्या करेंगे, ईजी वे में हम आराम से 1 घंटे के यानी विद इन द 1 घंटे के ऊपर भी जा सकता है, कम भी हो सकता है, आप ये पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए ये देखते हैं परमाणु के कितने कण होते हैं, यानी परमाणु के बारे में आप समझते ही हैं। ठीक। यानी परमाणु अब जो तत्व हैं कैसे हैं, देखो करिए, परमाणु के मूल कण कौन कौन से हो सकते हैं, यानी किसी तत्व के मौलिक कण जिसके परमाणु नहीं होते हैं, यानी जिसके यानी क्या होता है, कोई तत्व है उसके मौलिक कण परमाणु नहीं होते, उससे भी छोटे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन, इनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे पहले देखिए क्या दिया, मतलब क्या होता है, कोई एक एलिमेंट है, इसे यदि तोड़ेंगे तो किसमें, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में टूटता है। ठीक। ये सबसे यानी छोटे कण माने जाते हैं। ठीक। अब इसी को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, यानी जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक 1897 में की थी। आप यदि सन नहीं याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, मगर क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, यानी खोज कितने की थी, यानी क्या होता है, जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक। ये आपका MCQ के जरिए हो सकता है। ठीक। अब क्या पूछा, वह अवस्था यानी क्या होता है, यह अवस्था का मूल कण है तथा यह परमाणु के अवयव व मुक्त अवस्थाओं दोनों में रह सकता है। यानी फ्री यानी क्या होता है, स्टेट यानी अवयवों मतलब क्या होता है, फ्री यानी क्या होता है, फ्री भी रह सकता है और उसमें मुक्त यानी जो तो यानी क्या होता है, अपनी ही अवस्था में रह सकता है। फ्री भी हो सकता है, मतलब अरे मेरे बाबू ये इसी अवस्था में रह सकता है, चुपचाप ऐसे बैठा हो, ऐसे भी इसके फॉर्म में भी रह सकता है, और यानी इलेक्ट्रॉन के यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म यानी ऐसे मूव कर सकता है। ठीक। देखिए और कुछ प्रॉपर्टी यहाँ से देखते हैं। चलिए ये देखते हैं कुछ और गुण। पहले क्या पूछा, 2 पॉइंट तो इलेक्ट्रॉन का हो गया, तीसरा पॉइंट क्या पूछा, ये तीसरा पॉइंट है, किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कोई तत्व उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, दोनों बराबर होती है किसी भी तत्व में। ठीक। इससे भी हो सकता है, मतलब आपको कोई एलिमेंट दे दिया जाए, ठीक, कोई तत्व दे दिया जाए तो उससे पूछा, मान लें प्रोटॉन की संख्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या रहेगा उतना प्रोटॉन की संख्या रहेगा, केवल आपका चार्ज पे यानी प्लस माइनस पे ही थोड़ा सा अंतर रहेगा। उसके बाद क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक माइनस देखो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक। ये समझ में आया, ये भी ऑप्शन में दे सकता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। दूसरा यानी क्या दे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 2 चीज़ आप देख के करिए, इसे स्टार लगाइएगा, यानी खोज किसने किया था, और ये जो आपका है आवेश और द्रव्यमान किसने यानी कितना होता है, ये याद रखिएगा। ठीक। और यानी देखो करिए, ये विसर्जन नली में जिसमें कम दाब पर एक विद्युत कुचालक गैस में उच्च विद्युत धारा 2 कैथोड के मध्य प्रवाहित की जाती है, तो यह ऋणावेशित कणों की धारा कैथोड से एनोड की ओर मुड़ जाती है
यानी प्रभावित होती है इन कणों को हम कैथोड किरणें भी कहते हैं। कैथोड किरणें की प्रॉपर्टी आप देख लेते हैं थोड़ा सा। कैथोड किरणें क्या होता है, यहाँ से देखो दिया है। कैथोड किरणें की प्रॉपर्टी क्या दिखा, थोड़ा सा कैथोड किरणें यानी कैथोड किरणें के बारे में भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा देखेंगे, ठीक। देखो कैथोड किरणें क्या होता है, ये किरणें सीधी पथ पर गमन करती हैं, अपने पथ के मध्य में रखी गई ठोस वस्तु की छाया उत्पन्न करती है। मतलब क्या होता है, यहाँ यदि सीधी जा रही हैं तो इसका छाया यहाँ से साइड में बना देंगे, ये प्रॉपर्टी है। और क्या पूछा, ये किरणें क्या कहती है, कैथोड किरणें हैं। ये किरणें द्रव्यमान कणों यानी कणों से निर्मित होता है, यह यांत्रिक प्रभाव पर उत्पन्न करता है, ठीक। ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में धनावेशित प्लेटों की ओर विक्षेपित हो जाती है। अतः ये क्या होती है, कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं, ठीक। ये किरणें क्या होती है, ये किरणें पदार्थ से टकराती है और जिस पदार्थ से टकराती है उसको क्या कर देती है, गर्म कर देती हैं, ठीक। कैथोड किरणें यदि देखा जाए तो इनकी भेदन क्षमता यानी कैथोड किरणें एल्युमिनियम तथा अन्य धातु को भेद सकती है, ठीक है। अब क्या यानी इसकी यानी कैथोड किरणें हैं, इसकी यानी क्या होता है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें कैथोड किरणें के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोटॉन। ये प्रोटॉन दिया, ठीक। अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ चुके हैं और कैथोड की किरणें के बारे में, प्रोटॉन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रोटॉन का देखो क्या दिया, देखो इंडिकेशन भी दे सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकता है, यानी कौन सा इंडिकेट कर सकते हैं, 1 या हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है या पी रहा है, ठीक। इसे हम प्रोटॉन को इंडिकेट करते हैं, ठीक। अब क्या पूछा है, परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति इस बात को प्रमाणित करती है कि अवश्य ही परमाणु में धनावेशित कण होगा। मतलब क्या होता है, ये कोई एलिमेंट है, ठीक, कोई एलिमेंट, मतलब इसमें यदि निगेटिव चार्ज तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जो अब क्या प्रोटॉन है, यही चीज़ ये पॉइंट लिखा है। यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देखो कर दिया यानी धनावेशित कण उपस्थित होगा, क्योंकि क्या होता है, परमाणु एक उदासीन होता है। मतलब क्या होता है, परमाणु एक उदासीन है क्योंकि इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट है, इसीलिए क्या होता है, ये उदासीन है। अब प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक 1909 में की थी। दूसरा पॉइंट ये आप स्टार मार्क करिएगा, ठीक। ये स्टार मार्क क्यों करिएगा, ये भी पूछ सकता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, तो इसकी यानी डिस्कवरी की, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड 1919 में। सन नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, मगर ये चीज़ याद आप रखिएगा, ठीक। चलिए इसको कुछ प्रॉपर्टी ये देखते हैं हम क्या, यानी प्रोटॉन जो है उसकी कुछ और प्रॉपर्टी। इसे देखो करिए, ई गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक थे, सन 1886 में परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को दर्शाया था। ये 1919 में जो खोजे हैं, इससे पहले गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक इन्होंने बता दिया था परमाणु में जो धन आवेश है, धन आवेश के बारे में इन्होंने बताए थे, मगर एक्चुअली यानी क्या बताए थे, प्रोटॉन ये है ये नहीं बताए थे, ठीक। उसके बाद क्या होता, प्रोटॉन का आवेश, इस पर भी स्टार मार्क लगाइए और इस पर भी स्टार मार्क लगाइए। खोज किसने किया था, आवेश और द्रव्यमान के बारे में आप ज़्यादा फोकस रखिए, ठीक। क्या पूछा, यानी प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, वहाँ पर माइनस था, सेम टू सेम में प्लस है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, ये प्रोटॉन का आवेश है। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर किया तो 1.67 × 10⁻24 ग्राम होता है। ये आवेश है, ये आपका द्रव्यमान है, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या देख लेते हैं थोड़ा सा, देखो करिए, जब विसर्जन यानी क्या, जब विसर्जन नली में छेदित कण यानी कैथोड लिया जाता है, तो मतलब क्या होता है, कोई नली है उसमें क्या होता है, यहाँ से नली है, इसमें कैथोड यानी कैथोड जब लिया जाता है तो उच्च वोल्टता उत्पन्न करने वाले कैथोड किरणों की विपरीत दिशा में धनावेशित कणों की एक धारा बहती है, जिसे क्या कहते हैं, जिससे ये क्या होता है, इससे पता चलता है ये धनात्मक है, यानी एनोड आपका क्या है, धनात्मक किरणें होती हैं, एनोड की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक। चलिए अब दूसरा चीज चलिए ये देखते हैं क्या बाबू, न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन क्या दिया, ये भी आप जो ये डिस्कवरी वगैरह ये याद रखिएगा, ठीक। देखिए ये न्यूट्रॉन के बारे में दिया, न्यूट्रॉन को 0 यानी N1 से इंडिकेट करते हैं, ठीक। 1932 में यानी अंग्रेजी वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक। ये ऐसे देखो का 1932 में, सन नहीं याद रहेगा, दोबारा बता रहे हैं, कोई टेंशन लेने का नहीं, केवल पेंशन लेने का, ठीक है, टेंशन नहीं लेगा ना, ये केवल याद करने का, ठीक है। देखिए यानी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक। इन्होंने बताया क्या, ये कण उदासीन होते हैं, इन पर कोई भी आवेश नहीं होता। लो भाई, नील आदमी है, न तो पॉजिटिव न निगेटिव है, मगर बहुत काम का है, ठीक। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमानों से कुछ अधिक होता है, एक्चुअली पता नहीं है, ठीक। देखो कर दिया, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 यानी 675 × 10⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। ये है, आप कुछ नाभिक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा पॉइंट, ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्या पूछा नाभिक के बारे में, क्या पूछ दिया है, नाभिक जो न्यूक्लियस होता है, ठीक। यानी रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के विक्षेपण अध्ययन पर आधार पर परमाणु नाभिक की खोज की थी। मतलब क्या होता है, ये परमाणु जो बीच वाला सेंटर में क्या पाया जाता है उसे नाभिक बोलते हैं, ठीक।
परमाणु यानी रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों के चस्पा निष्कर्ष निकाला कि, यानी क्या निकाला था, किस पे कौन सा चार्ज होता है, उन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, क्या पूछा था, परमाणु का अधिकांश यानी स्थान रिक्त होता है, ये तो सही है। ठीक, जिसके कारण से अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, ऐसे सीधे सीधे निकल जाते थे। ठीक है, अब क्या पूछा, परमाणु के भीतर एक धनावेशित केंद्र होता है, मान लेते हैं ये बीच वाला क्या होता है, धनावेशित केंद्र है, जिसमें अल्फा, जिसमें क्या होता है, धन आवेश क्या होते हैं, आवेशित कण होता है, जिसमें धन अल्फा कण प्रतिकर्षित होकर विभिन्न कोणों में विक्षेपित हो जाता है। इस भारी धनावेशित पिंड को हम नाभिक कहते हैं। नाभिक कहते हैं, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसी को तो हम नाभिक कहते हैं। ठीक है, इन्होंने नाभिक के बारे में बता दिया। अब क्या पूछे थे, परमाणु के आकार की तुलना के बारे में, यदि नाभिक बहुत छोटा माना जाता है, यानी दृढ़ होता है कि इस कारण से बहुत ही अल्फा कण अपने मार्ग में वापस चले जाते हैं। ठीक है, वापस चले जाते हैं। और क्या पूछा, परमाणु में के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। इन्हें यानी क्या होता है, अभी नाभिकों कणों के समूह को हम क्या कहते हैं, नाभिक बोलते हैं। ये नाभिक के बारे में। ठीक, चलिए दूसरा पोर्शन देखते हैं। अब देखिए, हम परमाणु क्रमांक कैसे, कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, कैसे उसका हम परमाणु क्रमांक निकालेंगे, उसके बारे में देखते हैं। देखिए परमाणु क्रमांक का विचार मोजले नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, मोजले ने बताया कि विसर्जन नली में विभिन्न धातु कैथोड प्रयुक्त करने पर यक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक, इन्होंने उत्पन्न होने वाली यक्स किरणें जो हैं तरंगदैर्घ्य के धातु परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से संबंधित होता है। ठीक, अतः क्या होता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक संख्या कहलाती है। मतलब क्या होता है, कोई एलिमेंट है उसमें अंदर जो प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या तुम्हारी क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। देखिए परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, यानी कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। जेड से हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक को इंडिकेट करते हैं। पी से प्रोटॉन हो गया, ई से इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा सा यानी कि द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान संख्या के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग जो होता है क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। दोबारा बता रहे हैं, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, उसमें इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या थी, इसमें देखो क्या लिखा है, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अब देखिए इसके यानी जो आपका द्रव्यमान संख्या ए है, यानी प्रोटॉनों की संख्या पी और न्यूट्रॉनों की संख्या एन होती है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस एन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए या इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या भी हो सकती है, या परमाणु संख्या बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछा है, समस्थानिक क्या होता है, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ जा रहे हो यार, तुम मजाक कर रहे हो यार। ठीक है, देखिए ये सब ढके हैं कि आप यानी क्या होता है, इरिटेट मत होइए कि हमें किस टॉपिक से, इसी टॉपिक को पढ़ना और किसी को नहीं पढ़ना। ठीक, देखिए समस्थानिक क्या थी, इसकी खोज फैजान तथा सोडी नामक वैज्ञानिक की थी। सोडा यार आ रहे हैं, सोडा बियर विस्की रहता तो सही रहता। यानी क्या, दोबारा देखिए क्या, समस्थानिक की खोज किसने की थी, फैजान तथा सोडी नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, अब देखो क्या दिया, किस यानी क्या होता है, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक समान हो, समस्थानिक यानी जिसका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो क्या कहलाता, समस्थानिक कहलाता। दोबारा बता रहे हैं, परमाणु क्रमांक जिसका समान हो और क्या परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो उसे हम समस्थानिक बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, देखो क्या दिया, समस्थानिकों का रासायनिक गुण समान होता है किंतु भौतिक गुण क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे क्या होता है 1H यानी 1H2 यानी NH3 हो सकता है। ये तीनों एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल इसका है। अब संभारिक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। संभारिक क्या पूछा, यानी कि ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो, उसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक संख्या समान थी। इसमें क्या होता है, देखो समभारिक, भार मतलब क्या होता है, वेट होता है ना, तो जिसका यानी द्रव्यमान संख्या समान हो किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो उसे हम क्या कहेंगे, संभारिक बोलेंगे। ठीक, इसका क्या होता है, भौतिक तथा रासायनिक गुण दोनों क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ से देखो क्या दिया, 1H3 और 2H3 होता है, ये और ये वाला तुम्हारा क्या हो जाए, सिमिलर होना चाहिए। ठीक, अब देखो को याद 18 AR 40 दिया है, 19 के दिया है, 40 दिया, और यानी 20 कैल्शियम 40 दिया, ये आर्गन है, के पोटेशियम है, कैल्शियम है। ठीक है, अब यहाँ से दूसरा दिया है, तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ से ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन क्या है तुम्हारा, समान होना चाहिए। यहाँ से एक एग्जाम्पल ये दे दिया, एक एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल दे देगा, तुमसे पूछ देगा समभारिक है, समस्थानिक है कि समन्यूट्रॉनिक है। ठीक, अब यहाँ से क्या पूछा, समन्यूट्रॉनिक पूछा, सम इलेक्ट्रॉनिक पूछा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे पूरा खल्लास
ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक और सम ये सारी देख लेते हैं। ठीक, लाइए धीरे धीरे करते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, देखो गड़बड़ हो गया। सम न्यूट्रॉनिक देखते हैं। ठीक, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है? ये देखिए, सम न्यूट्रॉन जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। देखिए, ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। जो दिया है उसी को आपको करना है, कुछ टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, केवल टेंशन लेने का। ठीक है, देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? अब यहाँ से देखो, सम न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, परमाणु यानी द्रव्यमान क्या भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ पर देखो क्या दिया 1s3 और दूसरा क्या होता है 2s4। यहाँ से देखो क्या दिया भिन्न भिन्न है कि नहीं, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो बराबर रहेगा। ठीक, ये देखो क्या एक एग्जाम्पल ये, एक एग्जाम्पल ये दे दिया। ठीक है, यहाँ से इतना सारा एग्जाम्पल दे रखा है। अब क्या पूछा यहाँ से, देखो दे रखा है जीन यानी सम इलेक्ट्रॉनिक यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? वो समान हो। देखो क्या दिया, जीन आयन या परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या समान हो, उन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों या परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन विन्यास एक जैसे होते हैं। देखो क्या दिया, एक यहाँ से एग्जाम्पल, एक यहाँ से एग्जाम्पल, सम यानी इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। यार हल्के में ले रहे हो क्या तुम? हल्के में नहीं लेना का। ठीक, देखिए कर दिया, यदि अमोनिया के इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या प्लस हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, हाइड्रोजन पे कितना 3 है, 3 से गुणा कर दिए। हाइड्रोजन नाइट्रोजन कितना होता है 7, 7 लिख दिए। हाइड्रोजन कितना होता है 1, 1, 1 लिख दिए। तो 7 1 8, 8 ये 8 हो गया। देखो 7 1 यहाँ पर पहले देखो बोर्ड मास लगाएंगे, 3 1 3, 7 3 10, ये 10 आ गया। अब यानी ये तो S3O पे पॉजिटिव देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो हाइड्रोजन की संख्या 3 से गुणा किया, 3 से यहाँ पर लगा दिए। ऑक्सीजन की संख्या यानी परमाणु संख्या, और यहाँ पर +1 है तो -1 कर दिए हमने। उसके बाद क्या होता है 3 यानी हाइड्रोजन 3 हो गया, 3 1 3 हो जाएगा। यहाँ लिख दिए 8 1 यानी 8 तो ही है, 8 3 कितना हो जाएगा 11, 11 में से 1 जाएगा तो 10 आ जाएगा कि नहीं। ये था आपका क्या सम न्यूट्रॉनिक के बारे में, सॉरी सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। हम क्या क्या बता दिए? सम इलेक्ट्रॉनिक यानी सम इलेक्ट्रॉनिक बता दिए, सम न्यूट्रॉनिक बता दिए, समभारिक बता दिए, समस्थानिक बता दिए, और परमाणु क्रमांक बता दिए, और द्रव्यमान संख्या बता दिए। ठीक, चलिए और देखते हैं कोई पॉइंट है। देखिए ये देखते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड ये निकालने के लिए आता ही आता है। ठीक, कोई एलिमेंट देगा ऐसे, जैसे क्या होता है 1 रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड, 1 रहेगा ये रहेगा 1 सिग्मा 1 पाई। यदि ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ऐसे, दिख नहीं रहा यार कैसे हम, देखो 1 बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड, 2 रहेगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, यदि 3 बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा 2 पाई होता है। ये देखिए। ठीक, अब इसमें कैसे निकालेंगे देखिए, करिए उसी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखो सिग्मा बॉन्ड परमाणु कक्षकों के अच्छी अतिव्यापन से बनता है, जिसमें क्या कहते हैं सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अब पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड क्या होता है? परमाणु कक्षों में सहपारसी अतिव्यापन से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, एक पाई बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड दुर्बल बॉन्ड होता है, मतलब एक यदि ये यहाँ पर 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड है तो क्या होता है बहुत कमजोर बॉन्ड रहेगा। ठीक, 2 परमाणुओं के मध्य केवल, दूसरा पॉइंट क्या है 2 परमाणुओं के मध्य केवल एक ही सिग्मा यानी बॉन्ड बनता है, तथा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद बनता है। मतलब एक बार पाई यानी पहले सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा तभी पाई बॉन्ड बनेगा। देखो एक बॉन्ड था सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड तब पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक, द्विबंध में 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होते हैं, 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होता है। ठीक, और त्रिबंध में क्या होता है 1 सिग्मा होता है 2 पाई बॉन्ड होता है। मतलब क्या होता है कोई एलिमेंट दे दिया रहा है, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच इतना है, कोई यहाँ से एक एलिमेंट यहाँ से जोड़ दिया, तो इसमें से तुम्हारा एक है क्या सिग्मा बॉन्ड, और ये दो जो है यानी 2 है जो, उसे हम क्या कहेंगे पाई बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संक्रमण। ये भी क्या होता है यानी संक्रमण नहीं, बीमारी नहीं है जी, संक्रमण sp2 sp3 ये सब सारी चीज़ें होती है, इसके बारे में थोड़ा सा ये देख लेते हैं संकरण, जो बहुत ज़्यादा इस भी क्वेश्चन कौन सी ऐसे 2 एलिमेंट दे देगा, ऐसे कोई एलिमेंट दे देगा, पूछ देगा कौन सा संक्रमण है, तो यानी संकरण है, तो यानी क्या होता है संकरण कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, जैसे एस पी मतलब क्या होता है, इसमें 50% यस करेक्टर है, P% यस परसेंट यानी 50% P करेक्टर है। ये संक्रमक कक्षों की संख्या जो क्या होती है रेखीय होती है। ठीक, इसमें यदि बंध की बात की जाए तो यानी तो क्या होता है 2 बांध यानी कि बंध योग होता है, एकांगी बांध होता है जो आपका रेखीय होता है। इसका एग्जाम्पल BeCl2 BeF2 CO2 तथा C2H यानी H2 होता है। ठीक, अब यहाँ से sp2 यानी हाइब्रिडेशन किसमें देखने को मिलता है, ये जो होता है ये समतलित त्रिभुज होता है। ठीक, इसमें क्या होता है बंध की बात की जाए तो 3 होता है, एकांकी युग में 1 भी नहीं होता। ठीक, ये क्या होता है समतलित यानी क्या होता है समतलित त्रिभुज होता है। यहाँ से एग्जाम्पल दे दिया BF3 C2H4 और ग्रेफाइड हो गया SnCl2 होता है। ठीक, और sp3 क्या होता है चतुष्फलकी होता है जो 4 होता है। ठीक, इसमें क्या होता है बंध युग में 4 होता है जो चतुष्फलकी होता है। यहाँ से CH4 हो गया, PCl4 हो गया, CIS
Al4 हो गया, CCl4 हो गया हीरा में, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक, और क्या होता है sp3d कैसे देखने को मिलता है, यहाँ से देखो कर दिया, केवल मेन पॉइंट देखेंगे यार, ज़्यादा नहीं। sp3d में किस में देखने को मिलता है, PCl5 में देखने को मिलता है। और हमारा यानी ये भी हो सकता है जो T आकार का हो सकता है। ठीक, ये सब उन्हीं पर यानी क्या होता है अणु की आकृति है, ये सब सारी चीज़ें। ठीक, और sp3d2 कैसे निकालेंगे, अष्टफलकी होता है, जो आपका क्या होता है इसमें ये होता है, इसमें एग्जाम्पल F6 होता है, और यानी sp3d2 इसमें क्या होता है पंचभुजीय द्विपिरामिडी होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, यदि बंध युग्म की बात की जाए तो 7 होता है, 6 यहाँ से होता है। ठीक, यानी IFX7 होता है और XEF ये होता है जो आपका पंच पिरामिडी होता है, ये अनियमित अष्टाकार होता है। ठीक है, ये आप हाइब्रिडेशन याद रखिएगा, 1 2 4 एग्जाम्पल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या, चलिए ये देखते हैं। मतलब क्या होता है, कोई एलिमेंट तुम्हें दे दिया जाए तो पैसे पूछेगा कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है, कि यानी कौन सा डाईमैग्नेटिक है, या यानी क्या होता है डाईमैग्नेटिक है कि कैसा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता देंगे, और यानी स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो कैसे दिखाएंगे, जैसे देखो करिए, हीलियम दे रखा, हीलियम में कितना होता, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए 1s2 2s2, यानी ये कर दिए। अब यहाँ से बंद कोटि बराबर क्या होता है 1/2, इसमें यस पे जो ये वाला बांड है यानी लास्ट का जो डिजिट होता है वो क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा, यानी 0 से 0 करेंगे तो यदि 0 आ जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। यदि चुंबकीय गुण तुम्हारा क्या हो जाता है, डाईमैग्नेटिक। यदि अस्थाई की बात की जाए तो ये अनस्टेबल होता है, यानी जो होता है ये बंद कोट यदि 0 आ जाता है तो क्या होता है प्रति चुंबकीय यानी डाईमैग्नेटिक हो जाता है, जो अनस्टेबल होता है एक तरह से। ठीक, उसके बाद क्या पूछा है हमसे, यहाँ से देखो कर दिया, इस प्रकार से Be2 यानी क्या होता है अल्फा 1s2, अल्फा NS2 और यानी अल्फा 2s2 और यहाँ से अल्फा 2s2 यानी अणु नहीं बनता। मतलब क्या होता है, इससे यदि देखा जाए तो ये कोई भी अणु नहीं बनता। ठीक, अब Li2 देख लेते हैं। ठीक है, Li2 हमसे क्या दे रखा है, Li2 अणु 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है 1s2 2s2 यहाँ पे 2p0 दे रखा, तो बताओ क्या होता है, ये 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से क्या होता है 4 रख दिए हैं, ये लास्ट वाला 2 है तो 2, यानी क्या होता है 2 में से 2 जाएगा तो कितना, यानी 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 यदि कैंसिल कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1, तो 1 से तुम्हारा क्या है, ये भी हमारा 1 के लिए प्रतिचुंबकीय यानी डाईमैग्नेटिक, मगर क्या होता है ये आपका स्टेबल एलिमेंट है। इसी तरह से आप क्या होता है स्टेबल अनस्टेबल आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं किसी का अर्ध आयुकाल कैसे निकालते हैं, हाफ पीरियड यानी क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालें, कोई रेडियो एक्टिव तत्व है उसका अर्ध आयु कैसे निकालेंगे। ठीक, ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ के नमूने की आधी मात्रा विघटित होने में जो लगा समय उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध आयुकाल कहते हैं। मतलब क्या होता है कोई एक रेडियो तत्व है, इसे विघटित होने में ये वाला आधा समय यानी आधा विघटित होने में जो लगा समय क्या कहलाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। T हाफ हो गया, यानी T 1/2.6932 यानी 6932/K होता है। K तुम्हारा क्या है, यानी अर्धवायु यानी क्या होता है अर्ध आयु काल केवल विघटन स्थिरांक K पर निर्भर करता है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु कितनी हो सकती है, लेमडा बराबर 1/K। K का मान आपको क्या करते हैं, निर्भर नहीं करता, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा बराबर यदि देखा जाए तो यानी लेमडा बराबर T हाफ बटे क्या होता है 0.6932। इसे यदि सॉल्व करेंगे आप तो कितना 1.44 यानी गुणे T हाफ हो जाएगा। ठीक, ये आप लेमडा से भी निकाल सकते हैं, हाफ T देखा तो लेमडा निकाल सकते हैं, लेमडा दिए काले तो हाफ T निकाल सकते हैं। ठीक, ये आधा आयु काल था। चलिए ये देखते हैं क्या बाबू, नाभिकीय संश्लेषण न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है रेडियो एक्टिव तत्वों का। ठीक, रेडियो तत्व बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक है, ये क्या पूछा, नाभिकीय संश्लेषण वह प्रक्रिया है, नाभिकीय संश्लेषण वह प्रक्रिया है जो जिसमें क्या होता है 2 हल्के नाभिक संयोजित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उत्पाद की कुल मात्रा अभिवार यानी क्या होता है अभिकारक के कुल मात्रा से कम होती है। ठीक, कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ये एक यानी कि अभिकारक है। ठीक, ये एक अभिकारक है जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ये प्रोडक्ट निकाल रहा है, उसमें जो एनर्जी के फॉर्म में होता है क्या कहलाता है, न्यूक्लियर ऊर्जा कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन बम देखे हैं, हाइड्रोजन बम या नाभिकीय संश्लेषण के सिद्धांत पर काम करता है, हाइड्रोजन जो बम होता है इसी के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, अब क्या पूछा, रेडियो कार्बन काल कार्बनिक मूल के पुरातत्व वस्तुओं की आयु ज्ञात करने से प्रयोग यानी की जाती है। मतलब क्या होता है कार्बन रेडियो एक्टिव मतलब कार्बन डेटिंग होती है। ठीक, इससे पता कर सकते हैं कि कितना यानी कार्बन डेटिंग होती है, इससे आप पता कर सकते हैं कोई रेडियो एक्टिव तत्व का
चीज़ यानी क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे n बराबर क्या होता है, n 0 बराबर यानी ब्रैकेट में 1/2 n होता है। n क्या तुम्हारा है, n बराबर कुल समय बटे अर्ध आयुकाल होती है। ठीक, अर्ध आयुकाल होती है, इसे n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, उसके बाद आप मान रख दीजिएगा। ठीक, अब क्या पूछा यहाँ से, सौर ऊर्जा का स्रोत यानी सौर ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। ठीक, सौर ऊर्जा जो स्रोत है ये नाभिकीय संलयन के बारे में आता है। ठीक, अब देखते हैं बंधन ऊर्जा के बारे में। ठीक, बंधन ऊर्जा कैसे हम ज्ञात करेंगे यदि दे दिया जाए तो। ठीक है, बंधन ऊर्जा कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं। बंधन ऊर्जा हमें क्या दिया है, ठीक, बंधन ऊर्जा हमें दिया है, देखिए जब किसी तत्व के नाभिक का निर्माण अनेक प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों से मिलकर होता है तब उसमें से कुछ द्रव्यमान नष्ट हो जाते हैं जो ऊर्जा के रूप में विसर्जित हो जाते हैं। इससे क्या होता है, यानी बंधन ऊर्जा कहलाते हैं। दोबारा बता रहे हैं, यदि कोई नाभिक का निर्माण हो रहा है तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों से मिलकर कुछ द्रव्यमान क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहलाते हैं। इसने आइंस्टाइन ने समीकरण दिया था E बराबर mc², उसी से क्या होता है E बराबर mc² से यहाँ इन्होंने सॉल्व किया था। तो यम का द्रव्यमान कितना रखा था, 3.03 × 10⁻⁵ किलोग्राम रखा था। ठीक, गुणे यानी C बराबर यानी कि प्रकाश की चाल का स्क्वायर कर दिया, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, इसे स्क्वायर कर दिया है। ठीक, इसे यदि सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.227 यानी 2.727 × 10⁻12 आ जाएगा। ठीक, और ये क्या करता है, यदि परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU यानी एटॉमिक मॉलिक्यूलर यूनिट होती है में द्रव्यमान क्षति हो तो नाभिकीय बंधन का मान क्या, डेल्टा m × 931 MEU होगा। ठीक, एक MU बराबर कितना होता है, 931 MEV होता है, MEV होता है। ठीक, अब यहाँ से प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे निकालेंगे, कुल बंधित ऊर्जा यानी कुल बंधित ऊर्जा बटे कुल यानी क्या होता है, न्यूक्लियनों की संख्या से हम क्या कर सकते हैं, बंधन ऊर्जा निकाल सकते हैं। दोबारा बता रहे हैं, बंधन ऊर्जा यानी कुल बंधित ऊर्जा यानी जितनी ऊर्जा है बांधने की वो है, और न्यूक्लियनों की संख्या क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा, इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है और रेडॉक्स अपक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन जो दोनों जब होता है तो ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहलाती है, जिसे हम रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होता है उसके बारे में देखिए। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का या कोई ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण कर लेना या अथवा हाइड्रोजन तथा धन विद्युतीय मूल्य का त्याग कर देना ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। मतलब कोई एलिमेंट है, ठीक है, ये कोई एलिमेंट है, इसमें से यदि ऑक्सीजन O यानी O2 को ऐड किया जाए या कोई ऋण विद्युतीय तत्व को ऐड कर दिया जाए यानी ग्रहण, इसमें इन दोनों के क्या कर दिया, डाला जाए, तो तुम्हारा क्या ऑक्सीकरण का संख्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और दूसरा क्या पूछा है, जब किसी हाइड्रोजन को या किसी पॉजिटिव को, यहाँ से पॉजिटिव को, दोनों को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते तब भी ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से यानी कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन का इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, यहाँ से मतलब क्या होता है, ऐसे आपको रिएक्शन दे देगा, बताना रहेगा इसमें कौन यानी ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। ठीक, ये आप तो समझ ही गए हैं। ठीक है, देखो कर दिया, ये एग्जाम्पल बहुत सारा दे दिया। परमाणु या आयनों या अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ठीक, जैसे देखो कर दिया, यहाँ से है इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन के यहाँ देखो क्या निकल रहा है कि नहीं, तो भी ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, देखो ऑक्सीकरण पदार्थ के किसी तत्व की संयोजकता बढ़ाती है। मतलब क्या होता है, ये को CF(Cl2) है, यहाँ से क्या हो जाएगा, FeCl3 हो जाएगा। ठीक, अब अपचयन थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं। ठीक, केवल हमें थोड़ा ऐसे माइंड में बड़ा बैठा लेना कि व्यू की किस तरह से आएगा। ठीक, देखो करिए, किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व यानी क्या होता है, कोई हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय तत्व का, मतलब दोबारा उसी को हम रिवर्स कर देते हैं, कोई हाइड्रोजन या पॉजिटिव चार्ज इसमें क्या होगा, डाला जा रहा है तो क्या होगा, अपचयन कहलाता है। और हमारा जब निगेटिव और O2 जब निकाला जा रहा है तो तुम्हारा अपचयन कहलाता है। ठीक, जैसे यहाँ से देखो दे रही है, ठीक है, दे रही है, तो ही तुमसे क्या होता है, यहाँ से एग्जांपल दिया, Fe यानी F2S हो गया और Cl2, यहाँ से Cl2 इससे अटैच होकर सल्फर हमारा निकल जाएगा, तो ये यानी Cl2 का अपचयन हो रहा है। ठीक, अब यहाँ से क्या पूछा, परमाणु आयनों या अणुओं द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। ठीक, देखो करिए, इसे ग्रहण करके ये बना रहा है, इसे ग्रहण करके ये बना रहा है, इसे ग्रहण करके ये बना ले रहा है।
ठीक है। अब यहाँ से क्या पूछा, देखिए अपचयन में पदार्थ की, यानी अपचयन में पदार्थ के किसी तत्व की संयोजकता घटती है। अपचयन में कोई पदार्थ की संयोजकता, उसमें क्या होता है, कोई तत्व की संयोजकता बढ़ रही थी, इसमें कोई तत्व की संयोजकता घट जाती है। ये क्या तुम्हारा अपचयन होता है। ठीक, अब देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। देखिए ये आपका ऑक्सीकरण संख्या, मतलब कोई आपको ऐसे एग्जांपल दे देगा, पूछेगा, ये इसे अंडरलाइन कर देगा, नीचे अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताइए या हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। ऐसी तरह से तुमसे क्या कहते पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे पूछेगा आपको क्या घपचिया जाएंगे। ठीक, घपचियाना नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे H2SO4 में यश की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो हम यक्स को क्या मान लेंगे, यस है उसे हम यक्स मान लेंगे। ठीक, उसी तरह से सेम टू सेम ले गया। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 1, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। अब इसी को पुटअप कर देना उसी में, देखो करिए H2, तो यस यानी यस 2 है, तो 2 से 1 का गुणा। अब हम सल्फर को क्या यक्स मान लिए हैं और ऑक्सीजन कितना है -2। अब इसमें 4 से है तो 4 दूना 8 हो जाएगा, देखो 8 हो जाएगा, यानी 2 का नाम 2 हो जाएगा। अब इसे यदि यानी इधर उधर करेंगे पक्षांतर तो आपको आता ही है, तो यक्स बराबर कितना 8 में से कितना 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यक्स बराबर +6। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 6 है। ठीक, अब KMnO4 में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, यानी Mn ये वाला जो इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना, जैसे कैसे निकालेंगे, Mn को आपको यक्स मान लिए हैं, यानी कि पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 ऑलरेडी आपको पता है। ठीक, अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए, यानी देखो कर दिया, यहाँ से के पोटेशियम रख दिए, Mn को यक्स मान लिया, ऑक्सीजन को 2 मान लिए, 4 से यहाँ पे क्या होता है M4 यानी वो 4 है ना, तो यहाँ से गुणा कर दिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 8 हमने लिख दिया। यहाँ से +1 हो जाएगा तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, तो इधर जाएगा तो यानी इक्वल टू के इधर, तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यक्स बराबर +6 +7। आप देखिए प्लस है कि माइनस है, ये आप आगे जरूर लिखिएगा। ये ऑक्सीकरण संख्या इंडिकेशन करने का एक तजुर्बा नहीं, एक रूल है। ठीक है, ये आप जरूर लिखिएगा, नहीं तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं और क्या होता है। यहाँ से हमके दे रखा है। ठीक, K4FeCN6 और में Fe की ऑक्सीकरण संख्या, Fe की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या यक्स है, तो यक्स है तो अब कैसे निकालेंगे, देखो K का पहले आप यहाँ से पता कर चुके हैं, 1 था, तो आप क्या लिख दिए 1 रख दिए, यहाँ पर 4 से गुणा, तो 4 से हमने गुणा कर दिया, Fe को यक्स मान लिए। Cn का कितना होता है -1 होता है। ठीक, यहाँ 6 से, यहाँ पर 6 से देखो 6 से हमने गुणा कर दिया, तो 4 × 4 6 × 6 तो -6, अब यहाँ से +4 यानी +4 तो कितना हो जाएगा -2, तो इधर यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा +2, तो आपका यक्स बराबर कितना हो जाएगा +2, आपका ये आंसर है। ठीक है, अब क्या देखो यहाँ से हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया, इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या पूछा है। ठीक, देखिए Fe का हमने यक्स मान लिया। पानी का हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, इसे अंडरलाइन और स्टार मार्क लगा दीजिए। ठीक, कहीं भी पूछे तो आप 0 लिखिएगा। NO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1 और SO4 की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 होती है। ठीक, अब यहाँ से अब वैल्यू पुटअप करिए, Fe अपने यक्स मान लिया और यानी इसका कितना है 1 है, तो 1 लिख के हम 5 से गुणा कर दिए, और NO कितना है, NO आपका कितना है 1 है तो 1 लिख दिए, और SO4 का कितना है -2 तो -2 लिख दिए। इसे यदि सॉल्व करेंगे तो यक्स +1 -2, तो यहाँ से इसमें से करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 का आंसर आ जाएगा। इधर यदि पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर +1 हो जाएगा। ये इसी तरह से आप ऑक्सीकरण संख्या किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ये देख लेते हैं कुछ गैसीय नियम क्या पढ़ रहा है। जैसे हमारा पहला लिया बायल लॉ क्या होता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा, यदि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या कर रहा, कोई ताप है, यानी ताप पर कोई मात्रा है, आयतन V है, उस पर जो आपका प्रेशर है, ठीक, यानी स्थिर ताप है। ठीक, यानी देखो आयतन V हो गया, प्रेशर V यानी P हो गया, इन दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अब इससे क्या होता है, ये एक आपका फार्मूला हो गया, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, P1 V1 बराबर P2 V2 लिख सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है स्थिर, यानी क्या होता है ताप और ताप दोनों क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अब चार्ल्स लॉ क्या पूछ रहा है, चार्ल्स लॉ हमसे कहा स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, किसी निश्चित मात्रा का आयतन जो आयतन V है और परम ताप के समानुपाती होता है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया गया। ठीक, यानी दाब क्या है तुम्हारा स्थिर है, तो यानी V1 बटे T2 यानी T2 हो जाएगा बराबर V2 बटे T2 हो जाएगा। ये आपका चार्ल्स लॉ है। अब इसी से मिला के हमारा क्या होता है PV बराबर क्या बनता है NRT। ये आपका क्या होता है जो आदर्श गैस यानी आदर्श गैस इक्वेशन है, ये आपका होता है। ठीक, PV बराबर क्या होता है NRT होता है। ठीक, ये गैस के कुछ नियम हैं। देखिए ये कुछ अभिक्रियाएं हैं, कैसे अभिक्रिया होती है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है,
पहला हमारा उत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है? जो दोनों दिशा में चलती है उसे अपक्रिया उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाते हैं। देखो करिए, वे रासायनिक अपक्रिया जो दोनों दिशा में चलती है उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाते हैं। जैसे N2 3H2 है, यदि दोनों ऐसे एरो मतलब क्या होता है, इधर भी रहे और इधर भी रहे तो उसे उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं? जो एक दिशा में केवल एक ही साइड में चलती है, ठीक, उसे अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। जैसे इस एरो से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब यहाँ से एक्टिव मास कैसे दिया, ये वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। जैसे देखो क्या दिया, सक्रिय द्रव्यमान का तात्पर्य आणविक सांद्रता पर होता है, ठीक, अर्थात प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम मोलों की संख्या उस पदार्थ की एक्टिव द्रव्यमान यानी एक्टिव मास आप कहलाता है, ठीक। जैसे ये कैसे निकालेंगे, ग्राम में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार से मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। और आयतन किस में रखना, लीटर में रख दिए, ठीक है। और दूसरा क्या दिया, पदार्थ की मात्रा ग्राम में लेना है, बटे क्या करना, पदार्थ का अणुभार गुणे आयतन लीटर में लेना है, ठीक है। ये आपका एक्टिव मास हो जाएगा। अब क्या पूछा, अतः सक्रिय द्रव्यमान की इकाई मोल प्रति लीटर होती है, ठीक है। अब क्या पूछा, सक्रिय द्रव्यमान को पदार्थ के प्रतीक कोष्ठकों से मिलकर लिखकर व्यक्त करते हैं। जैसे N2 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे तो आपका एक्टिव मास हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। यानी बिलियन की सांद्रता आप कैसे निकालेंगे, इसके थोड़ा सा देख लेते हैं। बिलियन की सांद्रता देखो क्या दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन है कैसे निकालेंगे, ठीक। देखो क्या दिया, बिलियन की यानी इकाई भार या आयतन में घुलित विलेय की मात्रा बिलियन की सांद्रता कहलाती है। देखिए करिए, बिलियन की सांद्रता बराबर क्या होता है, विलेय की मात्रा ग्राम में होना चाहिए, बिलियन का भार होना चाहिए, ठीक। या आपका विलेय की मात्रा ग्राम में होना चाहिए तथा विलेय का यानी आयतन लीटर में होना चाहिए। अब विलेय यानी सब एक सब क्या चीज़ है यार, देखो करिए, एक होता है आपका विलेय होता है, ठीक, एक होता है विलायक होता है, एक आपका ये बिलियन होता है, ठीक, तीन होता है कि नहीं। तो विलेय किसे कहते हैं, देखिए विलेय को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। देखिए जो थोड़ी मात्रा में और घुल जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। दोबारा बता रहे हैं, कोई चीज़ जैसे चीनी है, चीनी तुम्हारा क्या होता है, विलेय है, ठीक। चीनी थोड़ी मात्रा में है और 1 लीटर पानी है तो पानी तुम्हारा क्या हो जाए, विलायक हो जाएगा, ठीक। चीनी जब तुम्हारा पानी में घुल जाए और थोड़ा सा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। विलायक किसे बोलेंगे, ज़्यादा हो और वो घुलने का काम करे तो उसे हम विलायक बोलेंगे। अब जब ये दोनों घुल कर तैयार हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, विलेयन बोलेंगे। समझ में आ गया होगा, इतना आशा करते होंगे, ठीक। ये आप समझदार ही हैं, ठीक। अब विलेयन की सांद्रता का मात्रा कैसे प्रस्तुत करेंगे, देखिए क्या दिया, यदि प्रतिशत भार में हो तो विलेय का भार ग्राम में गुणे 100 होना चाहिए। प्रतिशत में जब निकालें तो गुणे 100 ही करेंगे, ठीक। विलेयन का भार ग्राम में होना चाहिए थे। प्रतिशत भार आयतन में विलेय का भार ग्राम में होना चाहिए तथा विलेयन का आयतन गुणे 100 हो जाना चाहिए, ठीक। ये आपका क्या होता है, परसेंटेज में हो सकता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे क्या होता है, आपसे पूछ सकता है मोलरता क्या होता है, नॉर्मलता क्या होता है, मोललता क्या होता है, यही सब सीधे पूछेंगे तो कैसे आप सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम देखिए कभी यहाँ से लाए हैं मोलर, यानी क्या होता है मोलरता, जिसे हम कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, इंडिकेशन भी देख लीजिए, ठीक। अब क्या पूछा, विलेय में ग्राम अणुओं की संख्या जो 1 लीटर बिलियन में घुली हो, बिलियन की मोललता कहलाती है। अब यार इससे नहीं सब डिफाइन हो रहा था, इससे आप डिफाइन हो जाइए, ठीक। फार्मूले से क्या पूछ दिया है, मोलर यानी मोलरता, ऐसे देखिए मोलरता, ठीक, जैसे कैपिटल एम हो गया, ठीक। अब विलेय का भार यानी विलेय का भार ग्राम में रखना है, फिर अणुभार रखना है, ठीक। फिर बिलियन का यानी क्या होता है, आयतन लीटर में रखना है। इससे आप क्या होता है, मोललता आप निकाल सकते हैं, सॉरी मोलरता निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं मोललता और नॉर्मलता बारे। चलिए ये देखते हैं मोललता, अभी मोलरता देखें, मोललता देखते हैं। मोललता को हम स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं, ठीक। ये मोलल्टी बिलियन में यानी सॉरी विलेय के ग्राम अणुभारों की संख्या जो 10 ग्राम विलायक में घुली हो वो क्या होता है, बिलियन की मोललता कहलाती है, ठीक। जैसे एग्जांपल में देखिए क्या दिया, ये फार्मूला, फार्मूले पे क्वेश्चन आपको ठोकना है, ऐसे दिया रहेगा, ठीक। ऐसे यानी क्या होता है, सेंटेंस बना के दिया रहेगा, इसी तरह से वाक्य बना के दिया रहेगा, उसी तरह से आप कर दीजिएगा, ठीक। मोललता बराबर क्या होता है, विलेय का भार ग्राम में रखना है, गुणे क्या कर देना, 1000 रखना है, ठीक। अब क्या पूछा है, बटे पूरे का बटे होल के डिवाइड करिएगा, अणुभार गुणे विलायक का भार कितने ग्राम में रखिएगा। इससे आप क्या करते थे, मोललता आप ज्ञात कर सकते हैं। अब नॉर्मलता देखते हैं और उसके बाद मोल प्रभाज पे आते हैं, ठीक है। जैसे
देखिए क्या पूछा, मोल यानी नॉर्मलता, जिसे हम एन से यानी कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। इसे कैसे देखो करिए, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या, विलेय के ग्राम के यानी ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो 1 लीटर बिलियन में घुली हो नॉर्मलता कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में यानी क्या होता है, एग्जाम्पल ने ये हमें क्या दे रखा, फार्मूला दे रखा, नॉर्मलता बराबर क्या लिखता, विलेय का भार ग्राम में गुणे 1000 रखना है बटे तुल्यांकी भार गुणे बिलियन का आयतन यानी क्या होता है ml में रखना है। इससे आप नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब मोल प्रभाज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, मोल प्रभाज क्या होता है, बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित क्या होता है, मोल प्रभाज पढ़ रहे हैं, ये नॉर्मलता था, ये मोललता था ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, मोल प्रभाज पढ़ रहे हैं। सबके लिए हम क्या करेंगे, मोल प्रभाज बिलियन के लिए, विलायक के लिए, सभी के लिए हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज बिलियन में उपस्थित किसी अवयव यानी विलेय या विलायक के ग्राम अणुभारों की संख्या, ग्राम अणुभारों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अब फार्मूले से देखिए कैसे समझेंगे, बिलियन का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या बटे करेंगे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। ये आपका एक फार्मूला यहाँ से हो गया। अब यदि विलेय के मोल प्रभाज पूछेंगे तो क्या होता है, एन बटे कैपिटल यानी कि स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एल होता है, जिसे क्या होता है एम बी, यानी देखो ग्राम में मात्रा बटे अणुभार रखे हैं कि नहीं, यही तुम्हारा क्या होता है, ये ग्राम में मात्रा है, इसका अणुभार द्रव्यमान है। ठीक, यहाँ से उससे कर देंगे, यहाँ से आप निकाल लेंगे, विलायक का निकालना है तो इससे भी निकाल लेंगे। जहाँ देखो करिए एन विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान डब्लू है और हमारा क्या है, द्रव्यमान डब्लू है, विलेय का अणुभार क्या होता है, यम है। ठीक, इससे आप क्या होता है विलायक का क्या होता है मोल प्रभाज भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। ये हम इंटर करते हैं किसमें, पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, इंटर करते हैं हम किसमें, वो पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल अब देखा जाएगा थोड़ा सा, इसमें देखिए हम केवल प्रॉपर्टी बताएंगे, सभी एलिमेंट मतलब था ये तुम्हारा क्या होता है लिथियम, इसे को हम डिफाइन पूरा करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, 4-5 घंटा लग जाएगा। 118 एलिमेंट है। ठीक, देखिए ये हम प्रथम ग्रुप मतलब हाइड्रोजन अलग से पढ़ना पड़ता है, मगर इसे हम थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया, प्रथम यौगिक समूह यानी क्षारीय तत्व, इन्हें कौन सा तत्व कहते हैं, क्षारीय तत्व कहते हैं। और इनके कुछ यौगिक हैं, इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया, आवर्त सारणी में फर्स्ट ए समूह में उपस्थित तत्व कितना कौन से हो गए, लिथियम जिसका जेड का मान 3 होता है, सोडियम जेड का मान 11 होता है, पोटेशियम जेड का मान 19 होता है, रुबेडियम जेड का मान 37 होता है, सीजियम जो जेड का मान 55 होता है, फ्रेंसियम जो जेड का मान कितना होता है 87 होता है। ठीक, इसमें देखिए लिथियम सबसे हल्का तत्व होता है। ठीक, पहला चीज़ है। अब क्या पूछा, क्षारीय, ठीक ये लिथियम यदि देखा जाए तो सबसे हल्का तत्व माना जाता है। ठीक है, अब क्या पूछा, क्षारीय धातु को वायु तथा जल से रक्षा करने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम यदि ऐसे रख देंगे तो भाग से जल जाएगा। ठीक है, इसीलिए किसी के तेल में, मिट्टी के तेल में, केरोसिन में रखते हैं। ठीक है, अब क्या पूछा, लिथियम मैग्नीशियम के से विकर्ण समानता प्रदर्शित करता है। ठीक, विकर्ण मतलब क्या होता है, ऐसे होता है। ठीक, ऐसे एरो बनाते हैं 3-3 पे, वही तुमसे कह रहा है। ठीक, अब लिथियम मैग्नीशियम के विकर्ण समानता प्रदर्शित करता है। ठीक, अब क्या क्षार धातु के हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रबलता तथा जल में विलयता परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ती है। दोबारा बता रहे हैं, लिथियम मैग्नीशियम से विकर्ण प्रदर्शित करता है और दूसरा क्षार धातु के हाइड्रोक्साइड की क्षार प्रबलता और जल में विलयता परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, अब क्या पूछा, कास्टनर विधि से सोडियम धातु द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड विद्युत अपघटन द्वारा बनाई जाती है। ठीक, ये कास्टन विधि है जो क्या करती है, सोडियम धातु को क्या कहते हैं, द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में विघटित किया जाता है। ठीक है, अब क्या पूछा, सभी क्षार धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं, ये ज्वाला के साथ विभिन्न रंग देती हैं। जैसे लिथियम को जलाएं यदि तो क्या होता है, गहरा क्या हो जाएगा, गहरा लाल होगा। उसके बाद क्या होता है, यदि सोडियम को जलाया तो सुनहरा पीला होता है। पोटेशियम को जलाएगा तो यानी क्या होता है, हल्का बैगनी होता है। रुबेडियम को जलाया जाए तो लाल बैगनी होता है। ठीक, और सीजियम को जलाया जाए तो ये नीला होता है। इसकी कुछ ओ तेरी, यहाँ से हम पढ़ दिए यार, कुछ पता ही नहीं चला। चलिए यहाँ से देखिए, इतना समझ गए नहीं कि नहीं, दोबारा बता रहे हैं। यानी मतलब क्या होता है, जो धातुएं होती हैं ये विद्युत
सॉरी धातु प्रबल अपचायक होती है, जो ज्वाला को विशिष्ट रंग देती हैं। पहला यानी सोडियम है, देखो यानी धातु है उसका रंग है, यानी लिथियम है सुनहरा लाल होता है, सोडियम सुनहरा पीला होता है, के पोटेशियम हल्का बैगनी होता है, रुबेडियम लाल बैगनी होता है, सीजियम जो होता है नीले कलर का होता है। ठीक, अब क्या पूछा, क्षार धातुएं जल में विलय होने वाले हाइड्रोक्साइड देती हैं, यानी क्षार जो धातुएं हैं वो क्या करती हैं, धातु में यानी धातु जल में विलय होने वाले हाइड्रोक्साइड देते हैं। ठीक, जो प्रबल क्षारीय होते हैं। अब क्या पूछा, सोडियम का निष्कारण जो होता है कास्टन विधि या डाउन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब क्या पूछा, सोडियम अमोनिया में घुलकर क्या होता है, तीव्र नीला रंग देता है। यह नीला रंग अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन NH3 के कारण बनता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी कि पहले समूह का। अब दूसरे समूह पे चलते हैं हम। ये दूसरे समूह की प्रॉपर्टियां हैं। ठीक, दूसरे समूह की प्रॉपर्टियां क्या दे रखा है, देखिए दूसरा समूह, अभी पहला समूह था दूसरा समूह दिया, हम केवल समूह पढ़ेंगे। ठीक, आवर्त सारणी यस ब्लॉक के सेकंड वर्ग में 6 तत्व पाए जाते हैं, जैसे बेरिलियम Be, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, स्टेशियम Cr होता है, यानी बेरियम क्या होता है B होता है, रेडियम R होता है। ठीक, ये सब तत्व क्या होता है, क्षारीय मृदा धातु तत्व कहलाते हैं। ठीक, फिर यानी क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं। कैल्शियम, इसमें देखिए कैल्शियम इस समूह में पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मिलने वाला तत्व होता है। ठीक, ये कैल्शियम हो गया। कैल्शियम क्या होता है, सबसे तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, BeOH का होल्ट वाइज उभयधर्मी होता है। ठीक, अब क्या पूछा, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ विकर्ण संबंधित करता है, जो ऐसे बताए थे विकर्ण संबंधित करता है उसी तरह से ये भी करता है। ठीक, अब ये क्या पूछा, ये क्षारीय मृदा धातु यानी ज़मीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। ठीक है, अब क्या पूछा, इन धातुओं का यानी क्या होता है, इन धातुओं का परमाणु आकार फर्स्ट ए समूह धातु से छोटा होता है, अतः यह परमाणु आकार क्या होता है, Be से रेडियम तक जाने पर क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी Be से रेडियम यानी ऊपर से क्या करने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, ये बढ़ता है। ठीक है, अब क्या पूछा, सेकेंड ये धातुओं का आयनन विभव फर्स्ट ये धातु से अधिक होता है। ठीक, अब क्या पूछा, क्षारीय धातुएं मृदा धातु अपनी यौगिक के +1 यानी क्या होता +2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती हैं। ठीक, मतलब जितना भी इसमें एलिमेंट है क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या +2 प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इन धातुओं का विद्युत धनात्मक गुण फर्स्ट ए समूह के तत्वों से कम होती है। अब ये क्या होते हैं, ये भी हो गया, ये पाते हैं, ये प्रबल अपचायक होते हैं, इनका अपचायक गुण Be से यानी क्या होता है, Be से R पर यानी जाने पर बढ़ता है, यानी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, प्रबल अपचायक गुण क्या होता है, इंक्रीज बढ़ते जाता है। ठीक है, बढ़ते जाता है। और क्या यहाँ से देखिए पूछा है, और हमसे यहाँ से देखिए ये होगा, ये विद्युत क्या होता है, ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, यानी Be से रेडियम जाने पर घटता, मगर ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो जाता है, घटता जाता है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या पूछा है, ये सभी धातु मतलब क्या होता है, ये सभी मृदा धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं। ठीक, ये भी पॉइंट हमको पता हो गया। ठीक, अब क्या पूछा, सेकेंड ये समूह की धातु गलित क्लोराइड से यानी गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती हैं। ठीक, मतलब क्या होता है, ये जो सेकेंड ईयर के समूह के हैं, जो जितने भी धातु क्लोराइड के विद्युत अपघटन से ही बनाया जाता है। ठीक, ये पॉइंट है। अब ये क्या होता है, सभी धातुओं के यानी नाइट्राइड जल में घुलनशील तथा ऑक्साइड में अपघटित होकर N2 तथा O2 बनाते हैं। मतलब क्या होता है, सभी धातुएं यानी क्या होता है, नाइट्रेट जल में घुलकर ऑक्साइड में अपघटित होकर क्या होता है, NO2 और O2 बनाने का काम करती है। ठीक, अब क्या होता है, कैसे हम परीक्षण करेंगे कि यानी जल जैसे उसमें हम कर रहे थे ना, तो इसमें कैसे परीक्षण करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, देखो करिए, क्षार धातुओं की भांति यह बुनसन ज्वाला के विशिष्ट रंग देते हैं, जैसे यानी कैल्शियम ईंटा जैसा लाल होता है, यानी Cr स्टेशियम आपका क्या होता है, यानी क्या होता है, किरमिची यानी रक्त लाल जैसा होता है। और यानी Ba यानी क्या होता है, Ba मतलब बेरिलियम को हमारा हरा होता है, Ra रेडियम जो होता है किरमिच लाल की तरह होता है। ठीक, अब इनके क्षारीय प्रवृत्ता को देखा जाए तो कैसा होता है, देखिए क्या दिया, BeCO3 फिर उससे ज़्यादा MgCO3 फिर उससे ज़्यादा कैल्शियम CO3 फिर CrSO3 CO3 फिर BaSO3 होता है। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, क्षारीय धातु सल्फेट विलेयता के क्रम FeSO4 से यानी कम होता है कौन, MgSO4 इससे कम होता है यानी CaSO4, उसके बाद CrSO4, उसके बाद यानी BeSO4 होता है। ये था आपका सेकेंड तत्व का। अब आप चलते हैं दूसरे
चीज़ पे, ठीक है, पी ब्लॉक पे। चलिए ये देखते हैं हम आपका तृतीय समूह, तो वो हमारा जैसे तृतीय समूह को क्या कहते हैं, बोरान फैमिली भी बोलते हैं, ठीक। ये आप हम पी ब्लॉक अभी तो यस ब्लॉक में तो हम देखो करिए यस पी डी एफ इतने ब्लॉक होते हैं ना, तो हम यस ब्लॉक खत्म कर दिए, पी ब्लॉक पे पहुँचाएँ, ठीक। पी ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक में थर्ड ए 5 तत्व यानी बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम और थैलियम होता है, ठीक। ये बोरान को छोड़कर ये सभी तत्व क्या होते हैं, धातु यानी बोरान अवशेषण है, इसे छोड़ कर क्या हो जाता है आपका सभी तत्व क्या आ जाते हैं, धातु के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, धातु में आते हैं। अब देखो बोरान के यानी फैमिली के कुछ लक्षण यहाँ से देख लेते हैं, ठीक। कैसे कुछ लक्षण, जैसे बीमारी देखते हैं तो उसे कुछ लक्षण होता है, तो उसी तरह से ये क्या होता है, यानी बोरान फैमिली के कुछ लक्षण देखते हैं हम, ठीक। जैसे क्या पूछ दिया, देखो परमाणु आकार बोरान से थैलियम तक बढ़ता है, यानी ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, ये पॉइंट हो गया। सभी तत्वों का आयनन विभव यस ब्लॉक के तत्वों से समान भिन्न या निम्न होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, ठीक। किंतु द्वितीय तथा तृतीय आयनन विभव प्रायः उच्च होते हैं और आयनन विभव बोरान से एल्युमिनियम तक घटता जाता है, यानी बोरान से यानी ऊपर से नीचे जब आएंगे, ठीक, ऊपर से नीचे तब आएंगे थोड़ा सा, तो क्या होता है एल्युमिनियम तक क्या हो जाता है, आयनन विभव का मान घटता है, ठीक। अब यहाँ से तीसरा पॉइंट क्या पूछा, बोरान अस्थायी ऋणात्मक ऋणायन बनाता है तथा अपरूपता प्रदर्शित करता है, ठीक। ये पॉइंट हो गया। एल्युमिनियम एक प्रबल अपचायक पदार्थ है, इसीलिए इसे क्या होता है तापीय बिल्डिंग प्रक्रम में यूज किया जाता है। आपका बिल्डिंग जो यूज किया जाता है ये आपका एल्युमिनियम उसी में यूज किया जाता है, ठीक। अब क्या पूछा है, वे सभी क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब क्या होता है ये सारे जो हैं ये क्या होता है क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक। देखियो करिए ये सारे क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं जिनका क्षारीय गुण समूह से नीचे जाने पर बढ़ता है, मतलब क्या होता है ऊपर से यदि नीचे जाने पर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्षारीय गुण क्या होता है बढ़ता जाता है, ठीक। उसके बाद जो पूछा है हाइड्रोक्साइड का क्षारीय गुण, यानी हाइड्रोक्साइड का क्षारीय गुण बोरान से थैलियम तक बढ़ता है, जैसे क्या होता है BeOH का होल थोराइड, इससे कम होता है AlOH का होल थोराइड। फिर क्या होता है GaOH का होल थोराइड, इससे कम क्या होता है IOH का होल थोराइड, फिर उससे कम होता है TiOH का होल थोराइड। ये क्या होता है, ये अम्लीय होता है, ये उभयधर्मी होता है, ये क्षारीय होता है, ये क्षारीय होता है, ये सबसे सबसे उच्च क्षारीय होता है, ठीक। ये घटता है, घटने का ऐसे क्रम है, ठीक। अब क्षारीय धातुओं की तरह थैलियम यानी थैलियम को कैरोसिन, ग्लिसरीन व वैसलीन में युक्त डिब्बे में रखा जाता है, इसे रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, आग लग सकती है, इसीलिए रखा जाता है। एल्युमिनियम सहसंयोजी तथा विद्युत संयोजी दोनों प्रकार का यौगिक बनाता है। एल्युमिनियम ऐसा तत्व है जो क्या करता है, सहसंयोजी तथा विद्युत संयोजी दोनों प्रकार का यौगिक बनाता है, ठीक है। ये आपका चौथा ग्रुप यानी कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली क्या कर रही है, ये पी ब्लॉक का वर्ग यानी 4A का 5 तत्व होते हैं। पहला कार्बन इसीलिए तो इसीलिए कार्बन का फैमिली बोलते हैं, ठीक। कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टीन हो गया, टीन का 50 होता है, लेड हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, चौथे ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, ठीक। ये सभी तत्व पी उपकोष के 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, इसीलिए ये क्या होता है, ये सब अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक। अनुचुंबकीय मतलब कोई भी चुंबक का गुण नहीं होता है, ठीक है, अनुचुंबकीय गुण होते हैं, ठीक है। इनके पास अनुचुंबकीय गुण होता है। समूह के सभी तत्व सहसंयोजक हैलाइड बनाते हैं, ठीक, हैलाइड बनाते हैं। कार्बन के 2 क्रिस्टलीय अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट 2 माने जाते हैं, ठीक। इसीलिए इसे हम कार्बन फैमिली के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। कार्बन ये चौथा था, अब आते हैं 5वें पे, ठीक है। ये आपका 5वां फैमिली जिसे हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। नाइट्रोजन फैमिली क्या क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली मतलब क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है। आवर साइड में पी ब्लॉक समूह 5A के 5 तत्व होते हैं। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी, बिस्मिथ, इतने एलिमेंट इसमें क्या होते हैं नाइट्रोजन फैमिली में। अब देखिए फास्फोरस इस परिवार का पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। फास्फोरस जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। अब नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन सभी विस्फोटक पदार्थ के लिए आवश्यक है, मतलब क्या होता है नाइट्रोजन जो बम वगैरह बनाया जाता है, नाइट्रोजन उसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक। अब क्या पूछा, अमोनिया एक क्षारीय गैस है, ये जल से अधिक विलेय होता है, ठीक। ये जल से सबसे ज़्यादा घुलनशील होता है, ठीक। और उसके बाद यानी क्या होता है, अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए बूझा चूने का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब यहाँ से क्या होता है, ये फास्फोरस सभी जीव जंतुओं पेड़ पौधों के एक आवश्यक अवयव है। यह जो हड्डी, दांत तथा फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है, ठीक। अब दिया सलाई देखते हैं, जो दिया सलाई बनाया जाता है उसमें भी क्या होता है, दिया सलाई में लाल फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ऑप्शन पूछ सकता है दिया सलाई बनाने में किसका यूज किया जाता है, ये भी आप बता दीजिएगा। उसके बाद क्या पूछा, फास्फोरस का प्रयोग फास्फोरस ब्रांज में किया जाता है जो कॉपर, टीन तथा फास्फोरस का मिश्र धातु माना जाता है, ठीक है। अब क्या पूछा है,
यानी क्या होता है, इस तत्व यानी इस तत्व का परमाणु क्रमांक यानी आकार हो गया, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्या होगा, बढ़ता जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछा है, देखिए करिए हिमांक यानी क्या होता है, यन हो गया और आर्सेनिक तब बढ़ता है, किंतु यानी क्या होता है, किंतु फिर क्या होगा, घटना शुरू हो जाता है। ये लिक्विड नाइट्रोजन अब रेफ्रिजरेटर जो होता है आपका उसमें यूज किया जाता है। ठीक, प्रथम आयन विभव समूह के ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता रहे, प्रथम आयन विभव का मान ऊपर से यदि नीचे जाएगा तो घटेगा। ठीक, यदि इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। ठीक, अब क्या पूछा है, विषमित को छोड़कर इस समूह के सभी तत्व अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, सभी हाइड्राइड प्रबल अपचायक पदार्थ होते हैं, इनका अपचायक गुण यानी S3 तथा BI S3 तक बढ़ता है। ठीक, ये था आपका कुछ यानी पांचवें का। आप छठवें पर आते हैं। ठीक, छठवें देख, ये आपका छठा समूह है, छठा समूह पांचवा समूह तक देखते हैं। छठा समूह क्या पूछ रहा है, इनमें पी ब्लॉक का आपका 5 यानी क्या होता है, छठवें समूह 5 तत्व होते हैं। ऑक्सीजन हो गया, आपका सल्फर हो गया, सिलेनियम हो गया, आपका टेलुनियम हो गया यानी ट्यूरियम हो गया। ठीक, अब हमारा पोलेनियम हो गया। ये 5 तत्व पाए जाते हैं। मगर ऑक्सीजन में देखा जाए, इन तत्वों में से ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग कितना 21% पाया जाता है। ठीक है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। और क्या, साधारण ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है, -2 होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक यानी गंधक अम्ल भी कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक भी कहा जाता है। ठीक, ये पॉइंट आप याद करिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल द्विक्षारीय अम्ल यह सांद्र H2SO4 निर्जलीकरण के कारण रूप में यानी प्रयुक्त होता है। ठीक, अब यहाँ से देख लेते ओजोन यानी इसी की प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी की प्रॉपर्टी तक हम देखते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं देखते हैं। ठीक, देखिए क्या दिया, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है जो प्रतिचुंबकीय होता है। ओजोन क्या होता है, हमारे पृथ्वी है उसके ऊपर ऐसे जो लेयर बनाई जाती है, यही लेयर ओजोन बनाता है जो हमारे पृथ्वी को UV रेस से प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि विरंजक का कार्य करता है। यह विरंजक गुण इसके अपचय यानी कि अपचायक गुण के कारण होता है, किंतु इनका गुण अस्थायी होता है। ठीक, अब देखिए क्या यहाँ से वायुमंडल में अम्ल वर्षा सल्फर के ऑक्साइड से बनती है। पहले हमारे जो एसिड होता है, जो पहला हमारा बारिश होती है उसमें कहते हैं एसिड रन हो रहा है, उसमें क्या होता है, पत्तियाँ वगैरह जल जाती है, उसमें आपको नहीं नहाना चाहिए। परमाणु त्रिज्या, परमाणु आयतन तथा घनत्व O2 से PO तक बढ़ता है। ठीक, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक, परमाणु आकार बढ़ने के कारण आयनन विभव समूह नीचे तक यानी घटता है। ठीक, अब क्या पूछा, इस समूह के सभी तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं, किंतु ऑक्सीजन आवर्त सारणी में दूसरा विद्युत ऋणात्मक तत्व माना जाता है। ठीक है, और क्या पूछ दिया, ऑक्सीजन अपने यौगिक -2 तथा OF3 समूह के +2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। H2SO4 के क्या होता है, बढ़ती जाती है। ठीक, अब इसका ये पोलोनियम, ये आपका तत्व पूछ सकता है, यानी क्या होता है, पोलोनियम इस समूह के सबसे अधिक क्रियाशील यानी सबसे क्रियाशील तत्व है, जिसकी खोज की थी मैडम क्यूरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, चलिए अब देखते हैं 7वें नंबर। ये आपका 7वां समूह यानी 7वें समूह पे क्या क्या पाया जाता है, थोड़ा देखते हैं यार। ठीक, 7वें समूह में 5 तत्व पाए जाते हैं। फ्लोरीन पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है, ब्रोमीन पाया जाता है, आयोडीन और स्टेनियम पाया जाता है। ठीक, फ्लोरीन आवर्त सारणी में सबसे यानी आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता तत्व सबसे अधिक होता है। ये पॉइंट आप नोट करिएगा। ठीक, क्लोरीन देखो करिए MnO2 KMnO4 K2RCH7 आदि के साथ यह Cl की ऑक्सीकरण करता है। ठीक, हाइड्रोजन में देखा जाए तो हाइड्रोजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे उच्च होती है। ठीक, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। हाइड्रोजन में फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ठीक, यहाँ से क्रियाशील यानी क्या होता है, देखो क्या दिया, क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम यानी फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन का उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम होता है। ठीक, इसी तरह से होता जाता है। अब विद्युत ऋणात्मकता की बात की जाए तो हाइड्रोजन में क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे उच्च होती है। देखो क्या दिया, फ्लोरीन में सबसे यानी ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इसी तरह से क्या होता जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं 8वां समूह। चलिए, ये आपका सन शून्य समूह जो सबसे लास्ट वाला, इसमें कितने ये सब इतने इसमें जो आ जाते हैं इनर्ट गैस कहलाते हैं। ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक, यानी भोलू भाते हैं। ठीक, यानी धोखा पाए हुए हैं, प्यार में किसी से प्यार करने वाले नहीं हैं। ठीक, क्या होता है इसमें, क्या होता है देखो करिए, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, जेनान हो गया, रेडान हो गया, ये सब यानी क्या होता है शून्य तत्व के शून्य श्रेणी तत्व में पाए जाते हैं। देखिए करिए, आर्गन वायु में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस है आर्गन। ठीक, हीलियम की खोज किसने की थी, फ्रैंकलिन और लाकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, ये आप पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आर्गन की खोज किसने की थी, रैले तथा
मैरमेजे नामक वैज्ञानिक ने की थी आर्गन की खोज, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी गैस रंगहीन एक परमाणुविक होती है, इनकी यानी कोई ना कोई गैस होता है, ठीक, ये रंगहीन होती है, ठीक, इसमें कोई भी रंग, सॉरी यहाँ से कोई भी रंग इसके पास नहीं होता है। इनकी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन बंधुत्व शून्य होती है, मतलब किसी से ये कुछ भी प्यार मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, ठीक। ये सभी तत्व ये रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होते, ना तो इनका कोई रंग होता, ना कोई स्वाद होता, ना कोई गंधहीन होता, पता ही नहीं चलता, ठीक। ये रेडान को छोड़कर सभी वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। अब यानी नेक्स्ट पॉइंट क्या देते हैं, ये सभी एक परमाणुविक गैस होता है, इनका परमाणु भार यानी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, ठीक है, ये बढ़ता जाता है, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं और थोड़ा सा बारे में, ठीक। अब देखो जिनान का खोज यानी प्रथम यौगिक 1992 में 1962 में नीले बार्टलेट ने खोजा था, जिसका हम क्या थे ये नाम रखे थे, ठीक। जिनान की खोज रैले तथा रैमसे यानी रैमसे ने द्रवित वायु के प्रभाजी आसवन के द्वारा किया था, ठीक। अब रैमसे ने नियान तथा क्रिप्टॉन को आदि उत्कृष्ट गैस की खोज की थी, ठीक। इसके बारे में यहाँ से देखिए करें, उत्कृष्ट गैस की खोज की थी, ये था आपका शून्य समूह, ठीक। चलिए ये देख लेते हैं कुछ मिश्रण कैसे क्या होता है। जैसे हम आपसे यानी ऑप्शन में दे पीतल में क्या क्या होता है, कापर तथा जिंक होता है। इसी तरह से पूछ सकता है आपसे यानी कांस्य यानी क्या होता है, कांस्य क्या होता है जिसमें कापर और टिन दोनों होता है, कांस्य के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। अब ये देखो करिए जो पीतल होता है पेस्ट तार वगैरह सारी चीज़ें बनाने में यूज़ किया जाता है। ये आपसे नहीं मतलब क्या होता है, ये आपको देगा कौन कौन का मिश्रण, ये आपको ज़्यादा पूछता है, ठीक। अब क्या होता है जर्मल सिल्वर में क्या होता है, कापर होता है, जिंक होता है, निकिल होता है, ठीक। स्टीलिंग सिल्वर में क्या होता है, कापर और सिल्वर दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक। अब आयरन का कुछ मिश्र धातु, ये कापर का था, अब यहाँ से आयरन का कुछ मिश्र धातु जैसे स्टील में क्या होता है यानी क्या होता है आयरन और कार्बन दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक। अब क्या पूछा स्टेनलेस स्टील क्या होता है, जिसमें आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम व कार्बन सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक। अब तुमसे पूछे स्टेनलेस स्टील में क्या क्या आता है, ये ऑप्शन दे देगा, ये सब ऑप्शन दे देगा। जो यानी आयरन होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीशियम, कार्बन किस में होता है, स्टेनलेस स्टील में होता है। एल्युमिनियम का कुछ मिश्र धातु देख लेते हैं, यानी क्या पूछा ड्यूरेलियम में क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, कापर होता है, मैग्नीशियम होता है, यानी मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ से मैगनीशियम में क्या होता है, एल होता है, जैसे एल एल्युमिनियम होता है, एमजी मैग्नीशियम होता है, ठीक। अब यहाँ से एल्किनो में क्या होता है, एल होता है, एनआई होता है, सीओ, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है लेड का मिश्र धातु यानी सोल्डर क्या होता है, पीबी और एसएन दोनों इसमें प्रेजेंट होता है। निकिल का मिश्र धातु क्या होता है, नाइक्रोम जो बहुत नरम होता है, यानी एन होता है, एफ होता है, सीआर होता है, एम ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब मरकरी का मिश्र धातु जैसे हम क्या होता है अमलगम बोलते हैं, ठीक, अमलगम बोलते हैं, एच जी हो गया, ए जी हो गया, एस एन हो गया, जेड हो गया, जो दांत के भरने में यूज किया जाता है, ठीक है। ये था कुछ तत्वों के बारे में। ये देख लेते हैं बाबू लास्ट एंड फाइनल पोर्शन, ठीक। वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यानी जैव अणु तथा बहुलक में यानी यहाँ पर लास्ट वाले पोर्शन पे हम पहुँच आए हैं, ठीक। देखिए क्या पूछा, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब ये एक चैप्टर बनाया गया है, ठीक। अथवा ऐसे यौगिक जो जल अपघटित कराने पर पॉलीहाइड्रोक्साइड, एल्डिहाइड तथा कीटोन देते हैं तथा जिन्हें न्यूनतम एक असममित कार्बन परमाणु होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। दो तरह के हो सकते हैं, शुगर हो सकता है यानी नॉन शुगर हो सकता है, ठीक। पहला हमारा शुगर के बारे में, यह क्या होता है, ये मीठे क्रिस्टल पदार्थ होते हैं जो जल में विलय होते हैं। हम चीनी क्या होता है घोल लेते हैं, रस शरबत आराम से पी लेते हैं, ठीक। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड, ठीक, जिसे हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, ठीक। मोनोसेकेराइड क्या होता है, वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन जो कार्बन शर्करा में जल अपघटित नहीं किए जा सकते उन्हें क्या होता है मोनोसेकेराइड बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल दे देगा पूछ देगा कौन सा सेकेराइड है, मोनो, डाई या पॉली, ठीक। आप क्या कहते हैं ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज, ये सब तुम्हारा क्या है मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं, ठीक। डाइसेकेराइड क्या होता है, जो जल अपघटित होकर दो मोनोसेकेराइड प्राप्त करते हैं वो तुम्हारा क्या होगा डाइसेकेराइड। जैसे क्या हो गया सुक्रोज हो गया, माल्टोज होगा, लैक्टोज, ये डाइसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अब पॉलीसेकेराइड मतलब क्या होता है, यानी पॉलीसेकेराइड को यानी जो पॉलीसेकेराइड यहाँ से अशर्करा मतलब क्या होता है, जो किसी मोनोसेकेराइड के बहुलक हो, यानी किसी मोनोसेकेराइड का बहुलक हो अर्थात जल अपघटित होने पर मोनोसेकेराइड की इकाई मुक्त होते, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, इससे बहुत सारा आपका क्या होता है मोनोसेकेराइड बना सकते हैं। जैसे स्टार्च हो गया यानी पानी के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाया जाए ग्लूकोज बना देगा, ठीक। ये था आपके सेकेराइड के बारे में, ठीक है।
ये देखिए आपका पूरी केमिस्ट्री हम क्या कर दिए, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी चीज़ें देख लिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में यदि जुड़े होंगे पूरे समय तक तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक, इसमें देखिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको बताते हैं। केमिस्ट्री के लिए आप नेमिंग रिएक्शन जरूर करके जाइएगा, इससे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर कंफर्म मिल जाएगा। ठीक, और पहले रिक्वेस्ट दोबारा पहले बता रहे हैं, 2021 का पेपर, 20 का पेपर, 19 का पेपर और 18 का पेपर और यहाँ से 17 का पेपर, ये 5 साल का पेपर आप एनालिसिस करके जरूर जाइएगा। ठीक है, हमारे वीडियो चैनल पर आराम से अपलोड कर दिएगा, ईयर वाइज विद सोल्यूशन के साथ कर दिए। सभी को हम क्या कर दिए, सॉल्व करा दिए हैं। ठीक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।